Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. H.C. वर्मा सर की किताब में से जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, a force F is equals to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity. ओके, वहां पे उस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक है F और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। Where V is a velocity of the particle and A is a constant vector in a horizontal direction. Okay, with what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर करना होगा। लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस। ओके, ये जो पे प्लेन दिख रहा है आपको, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब मान के चलिए कि पार्टिकल जो भी हमारा पार्टिकल यहां पे रख दिया हमने। अब इस पार्टिकल का मास अगर m है तो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा। जो भी फोर्स यहां पे एक्ट होगा, दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू m इंटू जी। अब यहां पे वो पार्टिकल जो भी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में उसको हम थ्रो करेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। इसका मतलब है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो इसके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द mg। तो ऑब्वियसली इसको काउंटर करने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होना चाहिए, दिस फोर्स। तो f का जो भी डायरेक्शन यहां से यहां पे निकल के आएगा, दैट इज नथिंग बट द इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर के डायरेक्शन में f का डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द f। ओके, अब यहां पे जो भी a दिया है, दिस इज नथिंग बट द इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज द वन कांस्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में a एक्ट होना चाहिए। ओके, इस डायरेक्शन में a हम कंसिडर करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, xy प्लेन, और इस प्लेन को ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ओके, सो a, let us imagine that it is in a horizontal direction। तो v का जो भी डायरेक्शन होना चाहिए, ओके, v का जो भी डायरेक्शन होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी f होता है, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो जिस प्लेन में v और a है, जिस प्लेन में वेक्टर v और वेक्टर a है, उस प्लेन को ये वाला जो भी होता है रिजल्टेंट, ये परपेंडिकुलर होता है। मीन्स f should be perpendicular to v, f should be perpendicular to a। ये दोनों को परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कहता है। ओके, राइट हैंड रूल जिसको हम कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर a हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो v भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। ऑब्वियसली v भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। अब v हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है, इस प्लेन में वो कौन सी भी डायरेक्शन में रह सकता है। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट हम v का डायरेक्शन ये कंसिडर करके चलते कुछ देर के लिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द v। ओके, अब यहाँ पे जो भी फोर्स है, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, mg नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ तो इक्वेशन हमें कैसा मिलेगा, दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू f शुड बी इक्वल्स टू mg। ओके, लेकिन f इज व्हाट, दिस इज v क्रॉस b। अगर v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मैं लेता हूं तो दिस शुड बी इक्वल्स टू v a साइन थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का लेता हूं तो इट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो v इज इक्वल्स टू m इंटू जी अपॉन a साइन थीटा। ओके, v इज इक्वल टू mg अपॉन a sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब थोड़ा सोचिए, अगर वेलोसिटी मुझे मिनिमम करना है, वेलोसिटी अगर मिनिमम करना है तो यहाँ पे जो भी
साइन थीटा ये मैक्सिमम करना होगा। क्यों? क्योंकि जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट यहाँ पे दिया है, तो मुझे साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा वी मिनिमम करने के लिए। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आता है और वो कितना होता है? सो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आता है 1। वो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू होगा 90 डिग्री। ओके, मीन्स अगर हम v को अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट करेंगे सो दैट द एंगल बिटवीन a एंड v इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस वक्त v की वैल्यू मिनिमम होगा। तो v की वैल्यू मिनिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसको प्रोजेक्ट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो v मिनिमम निकल के यहाँ पे आएगा, दिस इज इक्वल टू mg अपॉन a। सो दिस आंसर इज गिवन। ओके, ये आंसर यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सिंपल एटवुड मैकेनिक्स, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley. Okay, in a typical arrangement m1 is equals to 300 gram and m2 is equals to 600 gram. The system is released from rest. Okay, so यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। A, find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. बहुत इजी निकाल लेंगे। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ओके, सो तीनों बहुत इजी है, हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक एटवुड मैकेनिक्स दिया है। सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन एटवुड मैकेनिक्स, जहाँ पे एक पुली होता है और 2 मासेस यहाँ पे अटैच किए होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अब इसका मास कितना है m2, इसका मास कितना है m1, तो इस m2 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा। ओके, और वो कितना होगा? सो दैट इज नथिंग बट द m2 इंटू जी। तो यहाँ पे भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, उसकी वैल्यू होगा m1 इंटू जी। ओके, अब इन दोनों के कारण इस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा। दैट टेंशन इट इज इक्वल टू लाइक दिस वन। ओके, जबकि यहाँ पे दिया है कि m2 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m1, तो सिस्टम पूरा इस साइड एक्सेलरेट होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। जो भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ए का जो भी डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जितना हमें समझ में आया, इसके बेसिस पे हम हर एक मास का प्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका प्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली टी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू m1g। सो यहाँ पे लिखेंगे हम t माइनस m1g इज इक्वल्स टू t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा फ्री बॉडी डायग्राम का? अब देखिए ये मास जो भी है नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली m2g ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू t। सो देयरफॉर सेकंड इक्वेशन आएगा m2g माइनस t इट इज इक्वल्स टू m2a। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट t गेट कैंसल। अब m2g माइनस m1g, अगर मैं g को कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे m2 माइनस m1। ओके, इस साइड क्या होगा? सो दोनों में से a कॉमन निकल गया तो m1 प्लस m2। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ m2, वी नो द वैल्यू ऑफ m1, तो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू g। m2 की वैल्यू कितना है 0.6 और m1 की वैल्यू कितना है 0.3, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा 0.3 इज इक्वल्स टू a इंटू 0.3 प्लस 0.6 0.9, तो 0.9। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सो एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा? सो g की वैल्यू हम 9.8 लेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.9 विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है 3.2666 रिकरिंग, तो 3.26 इतना हम लिख लेते हैं। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना वैल्यू एक्सेलरेशन का हमें मिल गया है। ओके, अब
यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पूछा नहीं था, लेकिन हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड। ओके, तो अब सिर्फ इस ब्लॉक को इमेजिन कीजिए, इस ब्लॉक का जो भी डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल करेगा ये पूछा है। तो s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम कितना सेकंड दिया है 2 सेकंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यूज दिए है। मोशन स्टार्ट होने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो इतने वैल्यूज पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड आउट द s। तो s का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू है 3.26 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितना लेना है 2 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे बोला है फर्स्ट 2 सेकंड, सो 2 अगर सेकंड लेता हूँ तो ये 2 गेट कैंसल, या 2 का स्क्वायर, ओके, तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू निकल के आएगा 6.533 रिकरिंग, लेकिन वो हम यहाँ पे 6.5 इतना लिख लेते हैं, सो मीटर। सो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन, ए का आंसर। अब बी फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, टेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एक्सेलरेशन के वैल्यू हमें पता है कितना निकल के आए 3.26, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 की वैल्यू पता है। ओके, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद टेंशन जो निकल के आता है, द टेंशन T इज इक्वल टू, T की वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू 3.9 न्यूटन। ओके, क्या करना है आपको, आपको इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तीनों वैल्यूज पता है। a की वैल्यू कितना है 3.26, m1 की वैल्यू कितना है 0.3, ओके, g की वैल्यू 9.8। सो सब्स्टिट्यूटिंग, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट द वैल्यू t इज इक्वल टू 3.9 न्यूटन। अब थर्ड क्या पूछा है, देखिए, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ओके, सो ये जो भी पुली है, ये इस क्लैंप यानी यहाँ पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये क्लैंप पुली पे कितना फोर्स एक्सर्ट कितना करेगा, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है। ओके, सो इस डायरेक्शन में टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, टी है, इस डायरेक्शन में कितना है, टी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी एक्शन रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए 2t। सो 2t is equals to 2 multiplied by 3.9 which is equals to 7.8 Newton. So this is the answer of C. बहुत इजी था क्वेश्चन। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Consider the Atwood mechanics of the previous problem. The larger mass is stopped for a moment 2 seconds after the system is set into motion. Okay, find the time elapsed before the string is tight again. जैसे ही हमने इसको फ्री कर दिया तो ये ऑलरेडी मोशन में आएगा, मास m1 ऊपर जाएगा, मास m2 नीचे आएगा, दोनों की वैल्यूज दिए हैं। ओके, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम में, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उस स्ट्रिंग में, दिस टेंशन इज इक्वल टू 3.9 न्यूटन। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 22 में सॉल्व किया है, 3.9 न्यूटन। ओके, अब इनका कहना क्या है, देखिए इस चीज को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे जैसे मोशन स्टार्ट हो गया तो 2 सेकंड बाद हम इस मास को कुछ मोमेंट के लिए रोक के रख रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं। जब हम इसको स्टॉप करेंगे, ऑलरेडी ये मोशन में था,
ये विथ एक्सेलरेशन ए ऊपर जा रहा था, जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये फिर भी ऊपर जाते रहेगा, ओके, क्योंकि इसका फ्री फॉल होगा, ये ऊपर जाते जाएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फिलहाल के कंडीशन में 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितना था और इसकी वेलोसिटी कितना था वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 2 सेकंड बाद जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो गया, उस वक्त m1 की वेलोसिटी क्या होगा, m2 की वेलोसिटी क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो सिंपल फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, सो v इज इक्वल्स टू u plus at. Okay, so what is the acceleration of the system? It is equals to a. What is initial velocity? मोशन स्टार्ट होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितना था? 0 था। ओके, टाइम कितना लेंगे हम? 2 सेकंड। सो इसके बेसिस पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगा विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3.26 multiplied by 2. This is equals to 6.52 मीटर पर सेकंड। ओके, इतना वेलोसिटी उसका आ गया इसका 2 सेकंड बाद। अब ये जो भी है ये ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी v, ऐसा कंसिडर करके चलेंगे हम। और वो वेलोसिटी कितना है 2 सेकंड बाद? तो वो वेलोसिटी है 6.52 मीटर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इतने ही वेलोसिटी से। ओके, तो 6.52 मीटर पर सेकंड इतने वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है। ओके, अब जैसे हम इसको रोकेंगे, फिलहाल इसकी वेलोसिटी कितना था? तो 6.52 इतनी वेलोसिटी इसकी थी, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हम इसको रोकेंगे उस वक्त इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मोशन में है और ये मोशन में नहीं है, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग लूज हो रहा है तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ओके, अब जैसे ये टेंशन की वैल्यू 0 हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी मास m1 है ये फ्री फॉल करेगा। फिलहाल के कंडीशन में जब इसको हमने रोक दिया उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी कितना है 6.52, और नीचे क्या एक्ट हो रहा है? ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। दिस इज नथिंग बट द mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना वक्त लग रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। लेकिन इस इक्वेशन में अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इट इज 6.52 इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है 6.52 प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्ट्रिंग जो भी है ये लूज हो चुका है, टेंशन नहीं है, तो ये फ्री फॉल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में g की वैल्यू लेंगे, इट्स 9.8। सो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए मैं माइनस लेता हूँ, सो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय t। तो कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगा? तो यहाँ पे ये जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू t की वैल्यू आएगा 0.66। ओके, तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल्स टू 6.52, तो t की वैल्यू कितना आएगा 0.66। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 सेकंड। ओके, 2/3 सेकंड। तो इतने टाइम बाद इस मास का वेलोसिटी 0 होगा, ओके। अब इसको हमने तो कुछ मोमेंट के लिए रोक के रखा था, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कह सकते हैं, और इसको छोड़ दिया। जैसे छोड़ देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो नीचे तो आ रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा कि इतने टाइम बाद फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। मीन्स फाइंड द टाइम ऑफ इलैप्स। तो ये जो भी टाइम ऑफ इलैप्स था इट इज इक्वल्स टू 2/3 सेकंड। दिस आंसर इज गिवन इन H.C. वर्मा सर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन? देखिए, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड, ओके, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। ओके,
द स्ट्रिंग shown in the figure are pulled by a constant force of 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया है, इस डायरेक्शन में 32 न्यूटन एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्ट हो रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। ओके, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग एंड पुलीज आर लाइट। ओके, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखिए एक यूनिफॉर्म रॉड है। ओके, जब रॉड यूनिफॉर्म होता है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। अब इस रॉड का टोटल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है। टोटल मास कितना है, 3 kg है। तो ऑब्वियसली ये 20 सेंटीमीटर का जो भी पार्ट मैं कंसिडर करूंगा तो इसका मास कितना बनेगा, 2 kg बनेगा। और बचा हुआ 10 सेंटीमीटर का जो भी पार्ट है उसका मास कितना बनेगा, 1 kg बनेगा। ओके, टोटल मास कितना है सिस्टम का, 3 kg है। अब सिस्टम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं, 2, एक है 32 न्यूटन और दूसरा है 20 न्यूटन। जब हम यहाँ पे 32 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, अगर इस साइड में अगर फोर्स अप्लाई करो तो इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा जो भी सिस्टम है हमारा, सिस्टम का टोटल मास कितना है, 3 kg, और पूरे सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 32 माइनस 20 मीन्स 12 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में सिस्टम का एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में 32 न्यूटन एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्ट हो रहा है। सो रिजल्टेंट जो भी फोर्स आएगा वो 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में आएगा। तो पूरे सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखता हूँ तो टोटल फोर्स हो रहा है 32 माइनस 20 इट इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। मास की वैल्यू कितना है, 3 kg, और एक्सेलरेशन है a। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट्स अ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें तो मिल गया, ये a की वैल्यू में मिल गया, इट इज अ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी फोर्स है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 kg एंड 1 kg। अब 2 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी टेंडेंसी क्रिएट होगी आगे जाने की, लेकिन इसको इसने रोक के रखा है। सो ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक्शन क्रिएट करेगा, और ये वाला इसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए। अब मुझे सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस इतने पार्ट का। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 32 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्शन या रिएक्शन, उसको रिएक्शन खींच के रख रहा है। ओके, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये कैसा होगा, देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज इक्वल्स टू 32 माइनस रिएक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो m इंटू ए। सो 32 माइनस r इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितना है, 2 kg है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 4। सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू कितना आएगा, अगर ये मैं इसको r फाइंड आउट करता हूँ तो 32 माइनस 8 इट इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। सो दिस इज नथिंग बट द एक्शन एंड रिएक्शन। मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट 2 kg वाला ऑब्जेक्ट 1 किलो वाले ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रहा है, इधर 22 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करके वो खींच रहा है उसको। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स। बहुत ही इजी सवाल है। तो यहां पे देखिए, दीज आर द इंक्लाइन सर्फेसेस और दोनों के मासेस सेम दिए हैं, इट इज 1 kg एंड 1 kg। इनको हम m कंसिडर करके चलते हैं। ओके, हाँ, तो अब थोड़ा देखिए कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन,
ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज वो हमें दिख रहा है, ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है। कुछ देर के लिए हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि दिस एंगल इज अ θ1 एंड दिस एंगल इज अ θ2। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इधर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसको इधर ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। जो भी यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हम देते थे टी, वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, और सेकंड चीज, जो भी पूरी सिस्टम है, पूरी सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सलेट होगा। क्यों इस डायरेक्शन में एक्सलेट होगा? इसका स्लोप ज्यादा है। ओके, जिधर स्लोप ज्यादा होता है तो उधर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि दोनों का मासेस सेम है। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे दिखा लेते हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो उन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितना होगा? इट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डैश, सॉरी θ1, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट होगा? एम जी साइन θ2। क्लियर? अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए। ओके, अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? सो देखिए, ये बॉडी इधर एक्सलेट हो रहा है तो एम जी साइन θ1 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो लिख ही लेता हूं यहाँ पे, एम जी साइन θ1 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये जो भी है इसका प्री बॉडी डायग्राम किधर आएगा? देखिए, सो इसका प्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। तो इस डायरेक्शन में टी है, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू टी माइनस एम जी साइन θ2 इज इक्वल टू एम ए। ओके, इन दो इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर देंगे। अगर सिंपली ऐड कर देते तो दिस टी गेट कैंसल। ओके, सो यहां पे क्या बचा है? एम जी साइन θ1, तो m की वैल्यू कितना है? 1 है, तो m की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते, तो यहाँ पे g साइन θ1 माइनस g साइन θ2 इट इज इक्वल टू ट्वाइस m इंटू ए। ओके, अब साइन θ1 कितना है थोड़ा सा देखिए। सो दिस इज द θ1, साइन θ1 कितना होगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 4/5, ये साइन θ1 की वैल्यू होगा। उसी तरह साइन θ2 की वैल्यू कितना होगा? 3/5। सो g 4/5 माइनस g 3/5 इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए। ओके, सो ये कितना बचेगा? यहाँ पे g/5 बचेगा सॉल्व करने के बाद। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए। सो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितना आना चाहिए? m की वैल्यू तो हमने 1 सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पे भूल गए, ठीक है। सो g/5 इज इक्वल टू ट्वाइस a, तो a इज इक्वल टू g/10, और यही आंसर एच.सी. वर्मा सर की किताब में दिया है। सो जो भी एक्सेलरेशन होगा दिस इज इक्वल टू g/10। क्वेश्चन नंबर 26, a constant force F is equals to m2g/2 is applied on a block of mass m1 as shown in figure. The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. Okay. So हमें m1 का acceleration find out करना है। अब थोड़ा सोचिए, यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, एक का मोशन होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरे का मोशन होगा वर्टिकल। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर और एक फोर्स एक्ट होगा नीचे के डायरेक्शन में। दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होगा m2g। क्लियर है? m2g इतना फोर्स एक्ट होगा। अब इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो ये इसके ऊपर टेंशन क्रिएट करेगा। दैट टेंशन इज इक्वल टू टी। यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगा, दिस इज टेंशन इज इक्वल टू टी। अब इस ब्लॉक के ऊपर और एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ। ओके, अब हम कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि ये पूरे सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, एंड लेट अस इमेजिन दैट इट इज इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है।
ओके अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मानता हूं मैं, तो इसका जो भी फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसा होगा, देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स F एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन है और ये बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रहा है। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे आएगा F माइनस T इज इक्वल्स टू m1a, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, अब ये बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रहा तो ये भी ऊपर एक्सेलरेट होना चाहिए। ओके सो T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, ये सेकंड इसका फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, हमें टेंशन से मतलब नहीं है, टेंशन निकाल के टेंशन लेना नहीं है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो F माइनस m2g इज इक्वल्स टू a इंटू m1 प्लस m2। ओके सो F2 की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल्स टू m2g बाई 2। अगर मैं यहाँ पे m2g बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट m2g बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, m2g बाई 2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू a इंटू m1 प्लस m2। अब ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, इट इज अ m2g अपॉन 2 माइनस इज इक्वल्स टू a इंटू m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू निकल के आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस m2g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। ओके ये माइनस में आ रहा है। अब m2 पॉजिटिव है, m1 पॉजिटिव है, g पॉजिटिव है, सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम किया था कि एक्सेलरेशन ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये आंसर रॉन्ग है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतना आएगा m2g बाई 2 इंटू m1 प्लस m2, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में आएगा। सो फाइनल आंसर जो भी आएगा, दिस इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू m2g अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2 in right direction. Okay, so this is the answer. Next question, question number 27. In figure m1 is equals to 5 kg, ये वाला, m2 is equals to 2 kg, this one, and F is equals to 1 Newton. Find the acceleration of either blocks. Okay, हमें acceleration find out करना है। Describe the motion of the m1 if the string breaks but F continues to act। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दो मासेस दिए हैं विच आर अटैच विद अ स्ट्रिंग ओवर अ पुली। ओके सो अब यहाँ पे इसकी बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट हो रहा है F, जिसकी वैल्यू दिया है 1 न्यूटन। इसके अलावा और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा विच इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज नथिंग बट द, कौन सा फोर्स है वो, m1g। ओके m1g, और यहाँ पे भी m2g करके फोर्स एक्ट होगा। सो दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। सो m2g यहाँ पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है m1g। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट टेंशन इज इट इज रिप्रेजेंट बाय T। ओके अब ये जो भी मास है ये हेवी है, तो ये ऐसे एक्सेलरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन होगा A और इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में A। अब फटाफट इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे, देखिए। सो T माइनस m2g माइनस F इज इक्वल्स टू m2a। तो T माइनस m2g माइनस F इज इक्वल्स टू m2a। ये होगा पहला इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन कैसा आएगा, देखिए ये पूरा नीचे एक्सलेट हो रहा है, नीचे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक है F, एक है m1g। तो F प्लस m1g माइनस T इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सिंपली ऐड कर देना है। अगर सिंपल ऐड कर देते हो तो ये दिस F गेट कैंसल, दिस T गेट कैंसल,
ओके, सो क्या मिलता है यहाँ पे हमें m1g माइनस m2g। अगर g को कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू, एक को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे m1 प्लस m2। ओके, सो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। उसके पहले हमें m1 m2 की वैल्यू पता है, तो m1 की वैल्यू है 5, m2 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 3। सो 3g इज इक्वल्स टू 7, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 7 इंटू ए। सो ए निकालना है तो 3/7 इंटू जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8। अब 9.8 लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा अराउंड 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट इसका जो भी आंसर है एक्सेलरेशन वो आ गया 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनका कहना क्या है, देखिए, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f continues to act। अब स्ट्रिंग अगर ब्रेक होता है तो टेंशन यहाँ से हट गया। अब इसका फ्री फॉल होगा, लेकिन इसका फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी के साथ साथ यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट हो रहा है F। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो आफ्टर ब्रेक दिस स्ट्रिंग टेंशन यहाँ से गायब हो जाएगा। टेंशन अगर गायब हो गया तो ये जो भी मास है ये एक्सेलरेट होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ a डैश। सो m1 a dash is equals to f plus mg। this is equals to m1 की वैल्यू कितना है, it is a 5, so therefore a dash is equals to f की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देता हूं यहाँ पे, 1 प्लस m की वैल्यू है 5 इंटू g अपॉन 5। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं g को कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते ना, 1/5 0.2 होगा प्लस 5g अपॉन 5 इट्स अ g। सो दिस इज दैट एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 0.2 प्लस g, ये वैल्यू आंसर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 28, let m1 is equals to 1 kg, m2 is equals to 2 kg and m3 is equals to 3 kg in figure। okay, so यहाँ पे m1 m2 m3 दिया है। find the accelerations of m1 m2 and m3, ये तीनों के accelerations find out करना है। okay, the string from the upper pulley to m1 is 20 centimeter when the system is released from the rest। how long will it take before m1 strikes the pulley। okay, so यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो m1 को, क्योंकि ये सिस्टम इस साइड एक्सलेट होगा तो m1 ऊपर जाएगा, तो m1 यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब जबकि यहाँ पे 3 मासेस है लेकिन 2 पुलीज है, ये डिफरेंट एक्सलेट होगा और ये डिफरेंट एक्सलेट होगा। अब मान के चलिए कि इसमें टेंशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है दैट टेंशन इज इक्वल टू टी, इसमें भी टेंशन उतना ही प्रोड्यूस होगा। ओके, अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे टेंशन जो भी प्रोड्यूस होगा इट शुड बी इक्वल टू t/2। यहाँ पे भी जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा इट शुड बी इक्वल टू t/2। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो, अब मान के चलो कि ये जो भी है m3 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m2, तो डेफिनेटली ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सलेट होगा। इसका एक्सलेशन जो भी है हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि इट इज इक्वल टू b विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुली। ओके, सो b इज द एक्सलेशन ऑफ m3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पुली। सो उतना ही एक्सलेशन m2 का भी होगा ऊपर के डायरेक्शन में, और m1 जो भी एक्सलेट हो रहा है इसका एक्सलेशन हम कंसिडर करते हैं a। अब ये जो b है इट इज द एक्सलेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू पुली है, विथ रिस्पेक्ट टू m1 क्या होगा। ओके, सो
विथ रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, तो वो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन हमें सोचना पड़ेगा। या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये भी एक्सलेट हो रहा है साथ साथ ए भी एक्सलेट हो रहा है, तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो m3 का एक्सलेशन क्या होना चाहिए। m3 देखिए b डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, a का भी एडिशन होगा, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस b, इतना एक्सलेशन m3 का होगा। m2 का एक्सलेशन कितना होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू b माइनस a होना चाहिए, b माइनस a होना चाहिए, और इसका एक्सलेशन कितना होगा a। तो ये तीनों अगर एक्सलेशन समझ में आ गए तो अब हम यहाँ पे 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उनके बेसिस पे इक्वेशंस लिखेंगे। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो m1 के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक है m1g और दूसरा है t। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन जो भी आएगा, दिस इज इक्वल्स टू t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। ओके ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन था, क्योंकि ये जो भी बॉडी है ऊपर एक्सलेट हो रहा है विद एक्सलेशन ऑफ a, तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा नीचे का फोर्स कम, सो देयरफॉर t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, ये होगा आपका पहला इक्वेशन। इसी तरह इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो देखिए नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज इक्वल टू m2g, ऊपर ये टेंशन t/2, इतना टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ओके और ये बॉडी कहाँ पे एक्सलेट हो रहा है ऊपर। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका अगर एक्सेलरेशन देखता हूँ तो इट शुड बी इक्वल टू b माइनस a। व्हाट इज b, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ओके सो देयरफॉर यहाँ पे t/2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू b माइनस a। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या निकल के आएगा, सो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, दैट इज द m3g। ओके और ये बॉडी कहाँ पे एक्सलेट हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका एक्सलेशन कितना है a प्लस b, ऊपर टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है t/2, तो m3g माइनस t/2 इज इक्वल टू m3 इंटू a प्लस b। सो m3g minus t/2 is equals to m3 into a plus b या b plus a लिखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे आ गए। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इनमें क्या क्या अननोन है। मास दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम ले सकते हैं, तीनों के मासेस दिए हैं, t पता नहीं है, सो पहला वेरिएबल जो भी है वो हमें पता नहीं है t, दूसरा जो भी वेरिएबल है जो हमें पता नहीं है दैट इज इक्वल टू a, और तीसरा इट इज इक्वल टू b। सो ये तीनों की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं जो तीनों के फॉर्म में हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू एक बार पता चल गया, बाय सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ m1, m2 एंड m3। आपको तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि बहुत इजी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है हमें, सो m1 जो भी है ये ऊपर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन मिल चुका है हमें, जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करने के बाद आएगा वो एक्सेलरेशन a। उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी जो भी है 0। ओके डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो पता है हमें, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और टाइम की वैल्यू निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सिंपली इन चारों पैरामीटर्स को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक बार सभी वैल्यूज पता चलने के बाद हम t फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क करके दे रहा हूँ, इसके पीछे का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। ओके तो अब लगे रहो, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तीनों अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करो, और यहाँ पे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट फाइंड आउट द कितना वक्त उसको लगेगा m1 को स्ट्राइक को पुल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 is equals to 2 kg and m3 is equals to 3 kg. What should be the mass m
okay, m1 should be there so that it remains at rest. अब इस प्रॉब्लम में ओके ये पहले वाला प्रॉब्लम है, ये वाला जो भी प्रॉब्लम था सेम प्रॉब्लम है। अब इसमें इसका मास दिया है 2 kg और इसका मास दिया है 3 kg, ओके, और इसका मास हमें फाइंड आउट करना है सो दैट कि ये जो भी मास है इट इज एट अ रेस्ट, मास m1 रेस्ट पे रहना चाहिए। अब मास m1 रेस्ट करने के लिए डेफिनेटली जितना टेंशन ऊपर एक्ट हो रहा है उतना ही नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होना चाहिए इसके लिए, ओके। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फटाक से आंसर देते थे कि इस पुली पे टोटल मास कितना लग रहा है, यहाँ पे 2 + 3 इट इज इक्वल टू 5। तो 5 की वजह से जितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उतने टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली m1 का मास 5 kg आना चाहिए, ऐसा बच्चों को लगता है। लेकिन दिस इज अ रॉन्ग। वाई रॉन्ग? अगर ये स्टेबल होता तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होता, लेकिन ये जो भी है इट इज इन अ मोशन, ओके। भले ही m1 को हम रेस्ट पे ला रहे हैं लेकिन ये जो भी है ये मोशन में, क्योंकि ये 3 kg है और ये 2 kg है, तो ये सिस्टम इधर एक्सलेट होगा, ओके, और इसका एक्सलेशन का इफेक्ट टेंशन पे होगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, तो पहले हमने इसमें टेंशन T कंसिडर किया था, अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे टेंशन T। अगर यहाँ पे टेंशन T प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन T प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा 2T, ओके, यहाँ पे भी टेंशन प्रोड्यूस होगा 2T। अब इसको रेस्ट पे रखना है तो ऑब्वियसली ये जितना नीचे फोर्स एक्ट हो रहा होगा दैट इज नथिंग बट द m × g, उतना ही अपर डायरेक्शन में 2T होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन निकल के आता है 2T इज इक्वल्स टू m इन m1g, दिस इज द m1, ओके, 2T इज इक्वल टू m1g। अब दूसरा जो भी है वो, अगर ये सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है ऐसा कंसिडर करके चलिए, सिर्फ ये वाला पूरी, तो ये अगर ऊपर एक्सलेट हो रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, तो ये नीचे एक्सलेट होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ, ये नीचे एक्सलेट होगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, ओके। सो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा होगा, m3g, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, m2g। तो इसका दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या आना चाहिए, देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सलेट हो रहा है तो T - m2g इज इक्वल टू m2a, सो T - m2g इज इक्वल टू m2a, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे इक्वेशन लिखते हैं तो m3g - t इज इक्वल टू m3a, सो m3g - t इज इक्वल टू m3a। अब इन दो इक्वेशंस को, ये पहले इसका इक्वेशन है, ये सेकंड मास का फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस इक्वेशन है, और ये थर्ड मास का इक्वेशन है। अब सेकंड और थर्ड को मैं अगर ऐड करता हूँ, सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दिस टेंशन गेट कैंसल, ये टेंशन गेट कैंसल, m3g - m2g, ओके। m3 की वैल्यू कितना है 3, 3g - 2g इट इज इक्वल टू g बचेगा, इट इज इक्वल्स टू 2a 3a, सो 5a, सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू g/5, तो a की वैल्यू हमें मिल गया है विच इज इक्वल्स टू g/5, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इस सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा, T - 2g इज इक्वल्स टू m3, 2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू है 2 kg, a की वैल्यू कितना है g/5। सो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टेंशन की वैल्यू निकल के आता है T इज इक्वल टू 2g/5 + 2g, तो दिस इज इक्वल टू 12g/5, ओके। सो दिस इज अ वैल्यू 12g/5, इतना वैल्यू आ गया टेंशन का। अब ये टेंशन का जो भी वैल्यू है लेट अस सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे
इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आता है देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12g अपॉन 5 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितना है हमें फाइंड आउट करना है, m1 इंटू जी। सो दिस जी गेट कैंसल, यहाँ पे जी गेट कैंसल। सो m1 की वैल्यू कितना आएगा, तो m1 इज इक्वल्स टू अब देखिए ये आएगा 24/5, 24/5 दिस इज इक्वल्स टू 4.8। ओके, सो kg। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो m1 की वैल्यू निकल के आ गया 4.8। आपको लग रहा था कि वो 5 आएगा, लेकिन ये 4.8 kg आ गया। ओके, अब ये इफेक्ट क्यों हुआ, ये क्योंकि ये वाला सिस्टम एक्सेलरेशन में है, मोशन में है, और इसके वजह से यहाँ पे इसका इफेक्टिव जो भी मास होगा वो कम हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर। द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बहुत ही इजी सवाल लग रहा है यहाँ पे देखिए, इसके मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू कितना लेंगे हम, m इंटू जी। ओके, सो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में, उतना ही टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना ही टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना ही टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा T। ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली ये कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा। तो अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखता हूं तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा आएगा देखिए, mg, इट इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट्स अ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। सो mg माइनस t इट इज इक्वल्स टू m इंटू a। इसका इक्वेशन कैसा आएगा, सो t इज इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन को तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू एम जी माइनस 2t इट इज इक्वल्स टू 0। सो 2t इट इज इक्वल्स टू mg। m की वैल्यू दिया है 1, g की वैल्यू है 10। सो ये वैल्यू 10 हो जाएगा। 2t इज इक्वल्स टू 10 मीन्स t इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। सो इतना टेंशन उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होना चाहिए। बहुत ही इजी सवाल था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 42 तक, जो कि आखिरी वीडियो होगा इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।